मधुबनी टीवी के एंकर दिग्विजय जी के माध्यम से आप लोगों से जो रूबरू हुए, जो श्रोता बंधु एवं दर्शक बंधु जो देख रहे हैं, और दिग्विजय जी जो आप लोगों तक मेरी बात को पहुंचाया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी ज़िले की 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंचा हूं खुटौना प्रखंड के झाझापट्टी आशा पंचायत में। यहां के मुखियापति पिंटू कुमार जी से मेरी बातचीत हो रही है। आपको मैं बता दूं कि इनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी यहां की मुखिया हैं। 2016 के चुनाव में ये अप्रॉक्सीमेट 100 वोटों से विजय हुए थे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। इनके पिछले जीवन का अगर मैं बताऊं तो ये पूर्व में इस पंचायत के पंचायत समिति रहे हैं, उससे पहले पैक्स रनर अप रहे थे और अभी मुखियापति हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को और अपने झाझापट्टी आशा पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको अपना परिचय दीजिए। मैं मधुबनी टीवी में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो देखते होंगे या देखेंगे या सुनेंगे, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। हाइट कम होता है क्या? नहीं सर, फोकस कीजिए कैमरा पे। अच्छा, ठीक ठीक। नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, कहिए बस आना चाहिए। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। साथ ही जो हमारे पत्रकार बंधु दिग्विजय जी आए हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतने दूर से चल के हम लोगों के पास पहुंचे और हमारी बात को जनता मालिकों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने हमें समय दिया। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, खड़ा मत रहिए, बैठ जाइए। अरे बैठो ना दोस्त, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। पिछले चुनाव में मुखिया जी, अब हम कुछ बातें आपसे करते हैं। पिछले चुनाव में यहाँ के जो युवा हैं, मेरी तरह स्टूडेंट हैं, यहाँ की माताएं बहनें आपको चुना है। बहुत से उम्मीद के साथ उन्होंने आपको चुना होगा और आई होप आपने उस उम्मीद पे काम किया होगा। इनको जीते हुए लगभग 4 साल 6 महीने हो गए हैं। मैं इनसे इस पंचायत से रिलेटेड हर क्षेत्रों में सवाल करूंगा और ये जवाब भी देंगे। मैं इनसे सड़क के क्षेत्र में सवाल करूंगा, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और भी क्षेत्रों में करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुखिया जी मुझे ये बताइए कि आप के बारे में जो मुझे पता है कि आप एक बिजनेसमैन थे और शुरू से ही आपका जो दिमाग है वो बिज़नेस की तरफ ही ज़्यादा रहा है। आपने स्टार्टिंग की थी मेडिकल की शॉप से, फिर जो है आपने होटल भी किया, फिर भी आप बिज़नेस में ही रहे, एजेंसी कभी की, कभी हार्डवेयर में हैं, अभी भी हैं। तो फिर अचानक राजनीति में क्यों आया? जब पैसा ही, आप तो उस लाइन से भी कमा सकते हैं, तो क्या मुखियागिरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं या सेवा के भाव से आए हैं? आप बिज़नेस क्यों छोड़े और राजनीति में क्यों आए, ये बताइए। देखिए, मैं बिजनेस से पहले समाज सेवा से ही जुड़ा हूँ और हर एक समाज सेवी लोगों को अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना मेंटेन करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। इसलिए बिजनेस बगल में रहना अनिवार्य है और मैंने राजनीतिक को बिजनेस से नहीं जोड़ा हूँ और बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो समाज सेवा का जो मौका लोग हमको दिए हैं उसको मैं बिजनेस के व्यू में न ले जाऊँ, इसलिए मैं अलग से बिजनेस रखता हूँ और समाज सेवा में किसी भी प्रकार की मैं इससे उगाही या गलत ढंग से पैसा अर्जन करना, पॉलिटिक्स को पैसा अर्जन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं अलग में बगल में बिजनेस रखना हमारी। हाँ। अच्छा, वो पिछले चुनाव में लड़ कैसे गए अचानक? मुखिया का कैसे मूड बना? नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, 2007 से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2009 में मैं 2002 से ही दवा की दुकान करता था और 2007 से मैंने पॉलिटिक्स में आया और साथ में
बिजनेस भी मैंने सब दिनों से रखा हूँ। पहले मैंने पैक्स का चुनाव लड़ा, इसमें मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारे पंचायत के लोगों का बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार मान सम्मान मुझे मिला और ये मेरे हौसला को मजबूत करते गया। और मैंने इसके बाद फिर 2011 में फिर मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे सफलता मिली और मैंने लोगों के बीच में ऐसा काम किया, लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया, उसके विश्वास के साथ मैंने खड़ा रहा। तो फिर मुझे लोगों ने ही कहा जो इससे अच्छा रहेगा, जो आप अगर मुखिया में चुनाव लड़ते हैं तो उससे अच्छा पंचायत में विकास हो पाएगा, अच्छा काम कर पाइएगा आप। तो मैंने फिर मुखिया का चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे वोट दे के इस लायक बनाया और मुझे जिस लायक बनाया, मैं आशा करता हूँ और मुझे यहाँ के जनता पर पूर्ण भरोसा है, जो उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास जताया उसमें मैं निश्चित रूप से अभी तक खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। बहुत अच्छी बात। दोस्तों, अगर आप में से भी बहुत सारे युवा होंगे जो अभी ज़िंदगी में असफल चल रहे होंगे, तो अपने आप को मोटिवेटेड रहिए और ये चीज़ याद रखिए कि असफलता ही सफलता की जननी है। अगर आज आपका दिन जो है वो गलत है, तो आने वाले समय में भी आप ऐसे ही विफल रहेंगे, ये नहीं होता है। आने वाले समय में आप भी सफल होंगे और ये चीज़ हमारे सामने एक उदाहरण है, इनसे हम सभी को अभिप्रेरणा लेनी चाहिए। मुखिया जी, अब मैं जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इस पंचायत के में या किसी भी पंचायत में सड़क का क्षेत्र जो है वो बहुत अहम है। अगर मैं भी आपके पंचायत आया हूँ तो सड़क के दृष्टिकोण से ही आया हूँ, तो और सड़क को देख के ही लोग उस गांव के विकास का अंदाज़ा लगाते हैं और लोग भी कहीं ना कहीं उसी पे देखते हैं कि हाँ, मुखिया जी ने काम किया है। तो यहाँ की जो 13 वार्ड हैं या जो भी यहाँ की आबादी है 10-15 हज़ार, उन लोगों के लिए आपने सड़क के क्षेत्र में कितना विकास किया वो बताइए। देखिए, हमारे पंचायत का जो भौगोलिक स्थिति है, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे पंचायत 4 भाग में बटा हुआ है। और मैं जब 2016 में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में जब काम करना शुरू किया, इससे पहले मेरे पंचायत में सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं था। और ये 4 साल के दौरान मैंने जो विधायक जी, मंत्री जी, सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करके, साथ ही अपनी पंचायत की जो राशि योजना के लिए, सड़क बनाने के लिए जो आया, उसका मैंने अभी तक जो काम किया, उससे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लग रहा है जो 75% रोड मेरे पंचायत में हो चुका है। कुछ जो नहीं बने हैं उनका जिक्र आप कर दीजिए। और जो नहीं बने हैं वो आने वाले समय में, अभी भी मेरे पास 3-4 महीना का समय है, उसमें मैं बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। और जो नहीं हो पाएगा, अगर मुझ पर फिर से यहाँ के जनता भरोसा जताएंगे तो मैं निश्चित रूप से उस पर खरा उतरूँगा पूरा रोड बनाएंगे और जो बचा हुआ है वह निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। वैसे हर मुखिया का ये ख्वाहिश होता है कि उसके पंचायत का कोई भी आदमी जो है सो पक्के सड़क से जो है नीचे कदम ना रखे, वही ये भी करें, यही उम्मीद करते हैं हम इनसे। अगला सवाल जो है मुखिया जी, वो शिक्षा के क्षेत्र में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पंचायत में शिक्षा की क्वालिटी क्या है, कितने विद्यालय हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में कैसे हैं, और यहाँ के शिक्षक, चाहे वो सहायक हों, प्रिंसिपल हों, वो सब कैसे हैं। कभी विद्यालय आप जाते हैं निरीक्षण वगैरह करने के लिए? शिक्षा के दृष्टिकोण से बताइए कैसा गाँव है। और इस बार जो 10वीं या 12वीं एग्ज़ाम देंगे उनको शुभकामना भी दीजिए बच्चों को। देखिए, जब मैं 2016 ईस्वी में मुखिया बना था, मुखिया प्रतिनिधि का जब मुझे जिम्मेवारी मिली और मैंने जब काम करना शुरू किया, तो मैं सबसे पहले अपने पंचायत के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उसको मैंने सुदृढ़ करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ जो बिहार सरकार की नीति है उसमें मैं सक्सेस नहीं कर पाया, विद्यालय को मैं सुदृढ़ नहीं कर पाया। और मैंने भरोसा दिलाया था जनता को जो मैं निश्चित रूप से उसको सुदृढ़ करवाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ी कारण क्या हो गए,
जो बिहार सरकार की नीति है, उन लोगों का जो नीति बना हुआ है, जिस नीति को मैं फॉलो करवाना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं ये पंचायत के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। और अधिकतर शिक्षक पंचायत के ही लोग होते हैं, जो अपने मनमानी के हिसाब से करते हैं। और कभी कभी तो शिक्षक धमकी तक दे डालते हैं मुखिया को, जो मैं एफआईआर कर दूंगा, एफआईआर करवा दूंगा। फिर भी मैंने अपने समय में जो स्कूल को, जो सरकारी विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम किया, बहुत ज़्यादा कामयाबी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन कुछ न कुछ मिला, जो बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। और अभी तो कोरोना को लेकर के विद्यालय सब तो बंद ही है, चल नहीं पा रहा है। जो आपके बच्चे एग्जाम देंगे, और अभी जो हमारे पंचायत के या जो बाहर के भी लोग हैं, जो हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं, हाँ, जो 10वीं की या 12वीं की जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जो अच्छे से एग्ज़ाम में अपनी तैयारी करके जाए और अच्छे से नंबर ला करके पंचायत का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने भविष्य को भी सवारे। वैसे मुखिया जी ने नहीं कहा, लेकिन मैं मुखिया जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वर्ष आपके पंचायत से जितने बच्चे, देखिए अगर बच्चे देख रहे हैं इनको, तो हर पंचायत का बच्चा सोचता है कि मुखिया जी उसको सपोर्ट करें, ये भी करेंगे, पूरा हम आपको गारंटी करेंगे ना मुखिया जी? एकदम निश्चित करेंगे। और इस वर्ष अगर आप फर्स्ट होते हैं तो जितने भी बच्चे हैं सभी को मुखिया जी एक समारोह करवा के जो है सभी को सम्मानित करेंगे सर? एकदम निश्चित करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी 10वीं एवं 12वीं के बच्चे हैं, अगर ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो मैं निश्चित रूप से एक आयोजन रखूँगा और उसमें हमसे जितना हो पाएगा उसको प्रोत्साहित करूँगा, जो आगे भी इसी तरह से वो अच्छे करते रहें। और ये करने से कहीं ना कहीं जो आने वाले पीढ़ियां हैं वो भी मोटिवेट रहेंगे। जैसे इस वर्ष मान लीजिए जो फर्स्ट है उनको प्राइज मिला मुखिया जी के हाथों, तो अगले बार जो पढ़ेगा उससे भी होगा, अरे यार हम लोग भी फर्स्ट होंगे तो अगला बार हमको मुखिया जी सपोर्ट करेगा। इससे कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुखिया जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हेल्थ केयर के क्षेत्र में भारत में बिहार राज्य जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे है, और उसमें भी हम गाँव देहात से आते हैं, वो तो समझ लीजिए पूरा पीछे है। और ऐसे में हमें अगर कोविड-19 के हम शिकार होते हैं तो बचना मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी इस पंचायत में के जनप्रतिनिधि से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई पॉजिटिव केस आया आपके पंचायत में, और कोरोना के काल में आपने क्या कुछ योगदान दिया अपने पंचायत के लिए, वो बताइए। देखिए, 1-2 केस से पॉजिटिव आया था, उसको होम सेंटरन करवा करके हम लोगों ने उनका इलाज करवा करके सही करवा दिया। और अभी हमारे यहाँ एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। और क्या योगदान दिया मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार? जो सरकार की मापदंड थी उसको मैंने पूरा किया। मास्क बंटवाया, साबुन बंटवाया, ब्लीचिंग करवाया, सैनिटाइज़र करवाया, जो भी गवर्नमेंट का था उसको मैंने पूरा किया। कुछ सोच रहे हैं क्या आप एक्स्ट्रा? नहीं, यही है ना दिमाग आपका पूरा? हाँ, मतलब और कोई पॉजिटिव केस नहीं है आपके पंचायत में? जी, हम उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी जिस तरह से इस विपत्ति की घड़ी में अपने पंचायत के लिए इन्होंने काम किया है, आने वाले समय में भी अगर कोई पंचायत पे प्रॉब्लम आती है तो ये पूरी तरह जो है सो मुखिया जी जिस तरह अभी तत्पर थे आगे भी रहेंगे। मुखिया जी, अगला सवाल है मेरा आपसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था कि हर घर नल का जल। बिहार के जो गरीब लोग हैं वो अक्सर यहाँ पेट की बीमारी से, गैस से परेशान हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा, केनिया विजिट जब गए थे तो वहाँ पे नल जल सप्लाई होता था, बहुत आसानी से किया गया। तो हर पंचायत में उन्होंने हर गांव-गांव में जो है ये नल जल लगवाया है। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है, दशा है, वो बताइए। देखिए, हमारे पंचायत में अभी जो नल जल की स्थिति है, ये 50% वार्डों में नल की पानी की सप्लाई हो रही है।
और जो आधा अधूरा है उसको इस महीने के अंदर में दिसंबर के लास्ट तक में मैं पूरा कर लूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और हर घर नल का जल ये पहुंचा देंगे। मुखिया जी, आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद अहम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो भारत सरकार दे ही रही है सबको, अनाज वगैरह, अनाज में कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पंचायत में, अभी लॉकडाउन में तो खूब दिया गया है। और कपड़ा है सबके पास। मकान जो है वो बेहद अहम है। अगर आप भूखे भी हैं तो 1-2 दिन घर में आप रह सकते हैं, लेकिन घर नहीं है, पेट भरा हुआ भी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मकान बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। और इस क्षेत्र में आपने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को घर दिया है, नई प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम आया है, और जो नहीं है, जो वंचित हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे वो बताइए। देखिए, सरकार की जो नियम का जो रूपरेखा है उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। अभी तक हम जब से मुखिया प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहे हैं तब से लगभग में 300 से 400 लोगों को, 300 से करीब 300 से एभव और 400 के लगभग लोगों को मैंने आवास दिलवाया है। और वेटिंग लिस्ट में करीब 350 से एभव लोगों का नाम है। फिर भी अभी बहुत सारे लोग वंचित हैं। जैसे ही गवर्नमेंट का इसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू होगी, जो भी लोग वंचित हैं उनको मैं इसमें जुड़वाऊंगा। और मैं अपने कार्यकाल में ये प्रयासरत रहूंगा जो कोई भी लोग बिना मकान का न रहे, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। अच्छा मुखिया जी, ज़्यादातर पंचायत में मुझे ये भी देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं मुखिया जो है वो बहुत करप्ट है। क्या इस पंचायत के मुखिया भी भ्रष्टाचारी हैं? बताइए। देखिए, मैं तो मुखिया प्रतिनिधि हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी के भी मुंह में ताला नहीं लगाया जा सकता है। आप चाहते हैं लग जाए? किसी को ताला नहीं लगाया जा सकता है, और हम चाहेंगे भी नहीं जो लगे, क्योंकि मैं आज जिस जगह पर बैठा हूँ उस जगह पर इससे पहले जो लोग थे उनका भी मैंने उसी तरह लोकतंत्र का फायदा उठा करके ही मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ, और उसका लाभ वही ना, उसका लाभ मुझे मिला है। तो लोगों को मैं कहने से रोक नहीं सकता हूँ। लोगों का अपना कहने का अपना अपना नज़रिया है, वो अपना बोले। लेकिन मैं तो ये नहीं कहता हूँ जो मैं करप्ट हूँ, मैं लोगों से घूस लेता हूँ। इसीलिए आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था, मैंने आपको जवाब दिया था, जो मैं लोगों से पैसा, गलत पैसा का उगाही नहीं करूँ, इसलिए मैं बगल में बिजनेस रखता हूँ, ताकि पैसे की ज़रूरत ही ना, ताकि पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं अपने बिजनेस से इस चीज़ को पूरा कर सकूँ, न कि मुझे लोगों से ठगने की ज़रूरत पड़े। बहुत बढ़िया। इनके ऐसे अगर हर पंचायत में मुखिया हो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और उम्र भी बहुत कम है इनका, 35 साल है। पंचायत के लिए हर परिस्थिति में आप 10 बजे रात में अगर इनको फ़ोन करें तो अवेलेबल रहेंगे आप? कभी भी फ़ोन? हमारा फ़ोन आज 15 साल से एक ही नंबर है मेरे पास, और 24 आवर्स निश्चित रूप से खुला हुआ रहता है। मैं हर एक लोगों का फ़ोन उठाता हूँ, और मैं ये जिनका जो भी समस्या रहता है मैं हर हमेशा प्रयास करता हूँ जो उनकी समस्या का समाधान हमारे माध्यम से निश्चित रूप से हो जाए। जो हमारे माध्यम से नहीं होने वाला रहता है, जो वरीय पदाधिकारी के लायक है, उनको मैं वरीय पदाधिकारी तक मैं उनकी जानकारी दे देता हूँ, और उनको मैं पदाधिकारी के पास भेज देता हूँ। जो मेरे स्तर की चीज़ है उसको मैं निश्चित रूप से सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों, इस पंचायत के सभी जनता मालिकों की ओर से, मुझ जैसे युवाओं की ओर से, सभी की ओर से मैंने इनसे सवाल किया है। सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर नल जल, हर क्षेत्र में मैंने इनसे सवाल किया, और ये इन्होंने बहुत अच्छा से जवाब भी दिया है। मैंने कुछ उटपटांग सवाल भी मुखिया जी से किया, लेकिन इन्होंने बहुत हम्बली तरीके से जवाब दिया है, जो कि एक नेता में ये गुण होना चाहिए। अब मुखिया जी, अब हम नेक्स्ट चुनाव जो है 5-6 महीने बाद फिर से है, और अगला चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हमारा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो दूसरी बात हो गई। हम जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता का सेवा ही करना मेरा धर्म है, और इस पोस्ट पर रह करके अच्छा से सेवा कर लेता हूँ।
इसलिए ये प्रयास करूंगा जी इस जगह पर फिर से आऊं और लोगों को सेवा करने का फिर से मुझे मौका मिले, जो आधा अधूरा काम है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने साफ कह दिया है कि जीत हार एक अलग चीज़ है, इनकी सेवादारी जैसे पप्पू यादव की अभी तक जारी है, जनता के बीच थे, जनता के बीच में ही रहेंगे। इन द एंड ऑफ मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुखिया जी से कि अंत में हमारे व्यूवर्स, आपके पंचायत के जो जनता मालिक हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू में अपना समय दिया है, देखा है उन्होंने, उन सभी से और नेक्स्ट इलेक्शन को लेके आप अपने जनता मालिकों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या दीजिए। मैं मधुबनी टीवी के एंकर दिग्विजय जी के माध्यम से आप लोगों से जो रूबरू हुए, जो श्रोता बंधु एवं दर्शक बंधु जो देख रहे हैं, और दिग्विजय जी जो आप लोगों तक मेरी बात को पहुंचाया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही आप सभी लोगों को फिर से प्रणाम करना चाहता हूं। मैं आज करीब 15 साल से आप लोगों के बीच में जनसेवक का काम कर रहा हूं, और निश्चित रूप से हमारे पंचायत के या पंचायत के अगल बगल के जो भी हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे गार्जियन हैं जिनका सहानुभूति हमारे साथ रहता है, उन सभी को मैं फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। साथ ही अब कुछ दिनों के बाद फिर पंचायत चुनाव आने वाले हैं। जो भी हमारे लोग हैं, जिन भी लोगों का हमारे साथ सहानुभूति रहता है, उन सभी लोगों को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं। और अगर मुझे सेवा करने का फिर से मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से जो भी आधा अधूरा काम है उन्हें मैं पूर्ण करूंगा और आप लोगों के बीच ही रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म